हेलो दोस्तों। आज की बुक समरी है इकिगाई। आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद मालूम नहीं होता। उनके दिमाग में अक्सर इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा सालों तक जिंदा रहना मेरे जीवन का उद्देश्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? चिंता मत कीजिए, इकिगाई बुक समरी में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, इकिगाई बुक एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक है। यह बुक मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई है और इस बुक का अब तक 57 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जाने वाली किताब है। अगर आप दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य जानना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए ही है। दोस्तों, अभी चलते हैं बुक समरी इकिगाई की तरफ। लेकिन उससे पहले एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इकिगाई इस नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? फिर ये नाम पिछले कुछ वर्षों से बहुत चर्चा में है। मैंने पिछले लगभग 5 महीने में आपके साथ बहुत सारे किताब को साझा किया है, लेकिन जब मेरी नजर इस किताब पर पड़ी तो आदतन इसके बारे में कुछ जानने की चेष्टा हुई, और जानने के बाद मुझे लगा कि अब इसे आपसे दूर नहीं रखा जाना चाहिए। आखिर आज वो समय आ ही गया, तो चलिए शुरू करते हैं इकिगाई। दोस्तों, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिलारेस द्वारा लिखी किताब इकिगाई। इसे लिखने के लिए इन दोनों लेखकों ने बहुत छानबीन करने के बाद बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा कर आप सबसे साझा करने के लिए इसे एक किताब का रूप दिया है। इस किताब में लंबे समय तक खुशहाल जीवन जीने वाले जापानी लोगों के कुछ नियम, उनके खान पान और रहन सहन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है, जिसे जानने के बाद आप उन सभी नियमों का पालन करके आप भी खुशहाली भरा एक लंबा जीवन जीने को अग्रसर हो सकते हैं। जापान के लोग विश्वास करते हैं कि इकिगाई हर एक के भीतर छिपा होता है। यह हर सुबह नींद से जागने की वजह होती है। प्रेरणा और सांत्वना देने वाली यह किताब आपको अपना व्यक्तिगत इकिगाई खोजने में मदद करने के लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाले साधन उपलब्ध कराएगी। यह आपको दिखाएगी कि कैसे अनावश्यक भार को पीछे छोड़कर अपना उद्देश्य हासिल किया जाए और मित्रता को विकसित किया जाए और स्वयं को अपने जुनून के लिए समर्पित किया जाए। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिलारेस ने इस भौतिक जीवन की खोज को आध्यात्मिक रास्ते से होते हुए पूरा किया है। दोनों लेखकों ने बड़े ही विस्तार से उन सभी माध्यमों को साझा किया है जिससे आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन पा सकते हैं, जैसे कि भारत का ध्यान और योगा, चीन का मार्शल आर्ट, जापान का शिएत्सु शामिल है। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। जापान में ओकिनावा नाम की एक द्वीप है। यहाँ ज्यादातर लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर है और वे लोग स्वस्थ भी हैं। उनका असाधारण दीर्घायु का रहस्य है इकिगाई। दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य है कि जापानियों के 100 साल तक जीने के रहस्य को आपके सामने लाना और आपको आपके इकिगाई को खोजने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि जो लोग अपने इकिगाई की खोज करते हैं उनकी जीवन यात्रा सुखद और स्वस्थ बन जाती है। दोस्तों, जापान में इकिगाई शब्द इकी और गाई शब्द से मिलकर बना है। इसे जापानी भाषा में लिखा गया है। मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी भाषा में संधि विच्छेद किया है, जिसका अर्थ होता है जीवन और अर्थपूर्ण। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब निकलता है ऐसा अर्थपूर्ण जीवन जिसमें किसी भी चीज की कोई आशा निराशा ना हो, कोई कष्ट या कोई दुविधा ना हो, कोई चिंता अथवा परेशानी न हो। यदि आप इन सभी को दरकिनार करते हुए आप अपने काम को करते हैं तो समझिए आपको अपना इकिगाई मिल चुका है। किताबी भाषा के अनुसार इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है।
जापान के ओकिनावा राज्य में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई मीनिंग्स इन हिंदी या इकिगाई का क्या मतलब है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिल जाएंगे। जैसे सुबह उठने की वजह, रीजन फॉर बीइंग, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सकें। असल में वही काम आपका इकिगाई है। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान के लिए समान होता है। आप 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई की तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन चारों स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करना आपको बेहद पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अभी आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। जैसे बुक्स पढ़ना मेरा पैशन है। हो सकता है आपका पैशन सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो या फिर कुछ और। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। तो स्टेप 2, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे बुक्स रीडिंग करना मेरा पैशन है और ऑडियो बुक्स के माध्यम से मुझे पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है। स्टेप 3, वोकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को नीड है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वह है आपका इकिगाई। और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। बढ़ते उम्र में युवा रहने की कला। कुछ भी करो लेकिन कभी भी रिटायर मत होना। अजीब लगेगा लेकिन यह सत्य है। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह भी है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है, वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। उम्र न बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। आपने यह कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, जो हमें यह बताता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, सुबह उठकर टहल सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। मस्तिष्क पर कोई तनाव न लें, यह आपके दीर्घायु न होने का सबसे बड़ा कारण है।
बेकार की बातें न सोचा करें, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर न करें। इन्हीं सब बातों से जापान में रहने वाले ओकिनावा के लोग अपनों को दूर रखते हैं और अपने काम को निरंतर करते रहते हैं, जो उन्हें दीर्घायु होने में बढ़ावा देता है। एक जगह ज्यादा देर तक न बैठें, लेकिन अगर आपका 8-10 घंटे का ऑफिस है तो कम से कम उसके बाद अपने को 20-30 मिनट तक चलकर ऑफिस से घर जाने का प्रयास करें। या अगर कार का ही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आसपास के पार्क वगैरह में समय दे सकते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। दीर्घायु का सबसे बड़ा शत्रु तनाव है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे की असली वजह तनाव है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है और किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है? तनाव मस्तिष्क की याददाश्त या मेमोरी से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और रक्तचाप जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त करके ही या करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हों या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का जो परिणाम असली होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। इसकी मदद से हम अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। 80% का रहस्य। जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हाराबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग प्रतिदिन 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरी प्रतिदिन खाते हैं। मोआई जीवन से जुड़ना। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं, यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मोआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। मोआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहां के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। युवा रहने का नजरिया। जो लोग अपनी समस्याओं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा देना जानते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। वर्ष 2014 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर जाने गए 111 वर्ष के अलेक्जेंडर इमिच ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद अपनी लंबी उम्र का राज बताते हुए कहा, बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यह एकमात्र वजह नहीं हो सकती, क्योंकि आप कैसा जीवन जीते हैं यह बात भी लंबी उम्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है? इसका सीधा सा जवाब है, लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीने का मकसद ढूंढने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना चाहता है तो उसे सुस्त जीवन जीना अच्छा नहीं लगता।
बल्कि वह चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में इंसान वो काम नहीं करता जो उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि वह उस काम को करता है जो उसे दूसरों के द्वारा बताया जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लोग पैसों के लिए जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। हर किसी के पास असाधारण महान कार्य करने की क्षमता होती है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। मोरेता थेरेपी। मोरेता थेरेपी जीवन के उद्देश्य के आधार पर जापान में विकसित की गई थेरेपी है। इस थेरेपी में इंसान की भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं। मोरेता थेरेपी के 3 मूल सिद्धांत हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, जो कर रहे हो वही करें, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें। मोरेता थेरेपी लगभग 15 से 30 दिन तक चलती है और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, अलग रहना और आराम करना। शुरुआत में मरीज को 5 से 7 दिनों तक एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे बाहरी चीजों जैसे टीवी, मोबाइल, दोस्त, खेलकूद, परिवार आदि से दूर रखा जाता है। उसे सिर्फ अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में मरीज काम न करने की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाता है और कुछ न कुछ करने के लिए उतावला होने लगता है। इसके बाद इस थेरेपी के दूसरे स्टेप की शुरुआत होती है। स्टेप 2, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। इस स्टेप में मरीज 5 से 7 दिनों तक चित्रकला, बागवानी, व्यायाम जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है। उसे डॉक्टर के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसे अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखने की सलाह दी जाती है। स्टेप 3, पेशेवराना थेरेपी। इस स्टेप में मरीज को 5 से 7 दिनों तक शारीरिक रूप से कुछ कठिन कार्य करने होते हैं। इस चरण में मरीज को दूसरे लोगों के साथ सिर्फ काम के बारे में बात करने की इजाजत दी जाती है। स्टेप 4, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस स्टेप में मरीज को अस्पताल से सामाजिक जीवन में जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसान को उसके जीने का उद्देश्य समझाना। अपने हर काम में प्रवाह की खोज। अरस्तु ने कहा है कि हम जैसा करते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। प्रवाह का क्या मतलब है? जब कोई इंसान किसी काम के साथ एक रूप हो जाता है और उस काम को करते वक्त अपना पूरा होश खोकर उसमें खो जाता है, उस अवस्था को प्रवाह कहते हैं। यानी प्रवाह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीता है और तन मन से उस कार्य में जुड़ जाता है। प्रवाह की अवस्था आने पर मनुष्य अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या घट रहा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस काम को करते करते आप प्रवाह की स्थिति में चले जाएं, वास्तव में वही आपका इकिगाई है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो काम आपको पसंद है उसे करते हुए समय कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जो काम आपको नापसंद है उसको करते हुए समय काटे नहीं कटता। किसी भी काम को करते हुए प्रवाह की स्थिति में आने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता होना चाहिए। आपको जरूरी स्किल्स का पता होना चाहिए। आपका मन कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर किसी काम को करते समय आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, तो आप आगे दिए गए उपाय करके देखें। ये उपाय आपके प्रवाह में मदद करेगा। उपाय 1, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज्यादा कठिन नहीं। आपको अपने लिए ऐसे काम की तलाश करनी चाहिए
जिसे करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो। आपके आराम के दायरे से वह काम थोड़ा बाहर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने लिए बेहद आसान काम चुनेंगे तो उसे करने में आपको मजा नहीं आएगा और वह काम कुछ समय बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा। उपाय 2, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। यदि आप प्रवाह में आना चाहते हैं तो आपके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य होना चाहिए और फिर उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। यदि आपके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप नक्शे के साथ समुद्र की यात्रा करने निकले हों और आपको यह मालूम ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहां है। इसलिए आपके साथ नक्शे के अलावा कंपास भी होना चाहिए, क्योंकि यह आपको उस जगह पर लेकर जाएगा जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। उपाय 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या है मन का विचलित होना। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग खाना खाते हुए मोबाइल या टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि खाना वास्तव में कैसा था या उस खाने में नमक कम था या ज्यादा था। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि वे एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से अपना समय बचाते हैं, लेकिन यह साबित हो चुका है कि ऐसे लोगों की कार्य क्षमता बाकी लोगों के मुकाबले कम होती है। इसलिए काम करते समय आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित होना चाहिए। यह प्रभाव हासिल करने की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है। किसी भी काम को कंसंट्रेट होकर करने के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा माहौल और आत्मविश्वास और ध्यान, मेडिटेशन। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। पूरी दुनिया में लगभग 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज्यादा है और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा जापान में है। इकिगाई बुक के इस अध्याय में यह बताया गया है कि दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के बारे में क्या कहना है। आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से जापान के लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। दीर्घायु लोगों द्वारा बताए गए लंबी उम्र के राज हैं। सिर्फ अच्छा खाना खाएं, दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें, अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। जीने की इच्छा शक्ति रखें, नॉनवेज ना खाएं, हमेशा खुश मिजाज रहें, अपने मन और शरीर को हमेशा सक्रिय रखें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें और करते रहें। आप सिर्फ वर्तमान में ही जिएं। अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य खुद अच्छा बन जाएगा। हमेशा टीम भावना के साथ लोगों से मिलजुल कर रहें। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक व्यायाम करते रहें, चिंता न करें, अच्छी आदतें डालें, सिर्फ अच्छे दोस्त बनाएं, हमेशा सकारात्मक रहें। इकिगाई खाद्य संस्कृति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जापान में पाए जाते हैं और जापान के ही ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग पाए जाते हैं। हम जापान के लोगों के दीर्घायु होने के कुछ राज पहले ही बता चुके हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे जापान के लोगों की खाद्य संस्कृति के बारे में। आखिर जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से वे लंबी आयु तक जीते हैं। आपको बता दें कि जापान का ओकिनावा आइलैंड दुनिया की ऐसी जगह है जहां सबसे लंबी आयु के लोग पाए जाते हैं। उस आइलैंड पर ट्रेन और कार नहीं चलती हैं। वहां के लोग केवल साइकिल से या पैदल ही यात्रा करते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन अपने खाने में 15 ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे टोफू, मिसो, टूना, गाजर, शकरकंद, गोभी, प्याज, करेला, काली मिर्च, समुद्री वनस्पति, समुद्री शैवाल, ककड़ी जैसा पदार्थ हेचिमा, सोयाबीन कच्चा और उबला, और सैम्पिंचा जैस्मिन की चाय। ओकिनावा आइलैंड के लोग मीठे पकवान और चॉकलेट आदि का बहुत कम प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोग प्रत्येक दिन औसतन 7 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। सैम्पिंचा का राज। जापान के ओकिनावा आइलैंड में ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय के मिश्रण से बनी सैम्पिंचा नाम की चाय का प्रयोग करते हैं।
इस चाय को पीने के काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तनाव कम होता है, हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। ग्रीन टी का राज। इस चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। स्टडी से पता चला है कि इस चाय का लंबी उम्र पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इस चाय के काफी सारे फायदे हैं, जैसे ग्रीन टी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रहता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, फ्लू के संरक्षण मिलता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है, कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाव होता है। शिकुवासा फल का राज। शिकुवासा फल नींबू की तरह एक खट्टा फल है। इसका जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में नोबिलेटिन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। शिकुवासा फल में विटामिन बी और सी के अलावा बीटा कैरोटीन और उनके अनेक तरह के फायदेमंद मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र की एक वजह वहां पाए जाने वाला शिकुवासा फल भी माना जाता है। दीर्घायु के लिए ब्लू जोन यानी कि ऐसे स्थान जहां सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसी जगह के लोग अपने जीवन में किसी न किसी गतिविधि में जरूर लगे रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में। लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करने चाहिए, जैसे योग। योग की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। जापान और चीन के लोग भी योग को अपनाते हैं। योग की मदद से इंसान को शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। बुजुर्ग लोगों के लिए यह सबसे अच्छा व्यायाम है। इस व्यायाम को कोई भी कर सकता है। योग का मुख्य उद्देश्य है हमारे मूल धर्म या स्वभाव की पहचान कराना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, देवत्व के नजदीक लेकर जाना। रेडियो ताइपो। रेडियो ताइपो जापान के लोगों द्वारा सुबह के समय किया जाने वाला व्यायाम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना होता है। ताइची। ताइजी क्वान नाम से प्रसिद्ध ताइची व्यायाम जापान में काफी पुराने समय से प्रचलित है। बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग है। चीनी सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया है। ताइची व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है खुद को और अपने प्रतियोगी को समझना, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना। अगर आप इन व्यायामों को करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर देखकर सीख सकते हैं और अपनी डेली दिनचर्या में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दृढ़ता और वाविसावी। इसका मतलब है चुनौतियों का सामना कैसे करें। दृढ़ता। किसी काम के पीछे लगे रहना दृढ़ता नहीं है, बल्कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ दुनिया की तरफ देखने का हमारा नजरिया है। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है वह अपने एक इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां उनके विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे उनके सामने समस्याओं का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो जाए, वह अपनी इकिगाई नहीं छोड़ते। समस्याओं का सामना करना ही हमारी असली दृढ़ता है। आपके साथ क्या घटना हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया की। वावी सावी और इचिगो इची। इस क्षणभंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में सुंदरता खोजने की कला को जापानी भाषा में वावी सावी कहा जाता है। वावी सावी एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया जाता है कि परिपूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि करने वाला एक और जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे इचिगो इची कहते हैं। इचिगो इची का अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और यह चाहकर भी वापस नहीं आता। जापान के हर तरह के सामाजिक समारोह, सम्मेलन और कार्यक्रमों में इन पंक्तियों का जिक्र किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से अपने दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं।
इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, और विकल्प तैयार करें। जापान के लोगों का अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है। साइड बिजनेस के तौर पर वहां के ज्यादातर लोग सब्जियों का बगीचा लगाते हैं और उस सब्जी को मार्केट में बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि आपको आय के केवल एक ही स्रोत पर डिपेंड रहने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम कमाने का दूसरा रास्ता भी तैयार रखना चाहिए। जरा सोचकर देखो कि अगर यह अंडों की टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में होता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके परिवार की सारी जरूरतें उसी नौकरी से पूरी होती हैं, और किसी कारणवश आपकी वह नौकरी छूट जाए तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हताश न होना पड़े। स्टेप 2, जीवन में छोटे जोखिम जरूर उठाएं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप अपनी शुरुआत छोटे जोखिम उठाकर कर सकते हैं। स्टेप 3, कमजोर बनाने वाली चीजों से हमेशा दूर रहें। आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको कमजोर बना रही हैं, और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको हर उस चीज से दूर हो जाना चाहिए जो आपको कमजोर बना रही है। इकिगाई के 10 महत्वपूर्ण नियम हैं। ओगिमी लोगों ने मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद इस बुक के लेखक ने हमें इकिगाई के 10 नियम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। हमेशा कार्यरत रहें और कभी भी रिटायर ना हो। जल्दबाजी ना करें। पेट भरकर ना खाएं। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। मुस्कुराएं या खुश मिजाज रहें। अपने अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बनने का प्रयास करें। ईश्वर से जुड़ें। धन्यवाद दें। वर्तमान में जिएं। अपना जीवन अपने इकिगाई के मुताबिक जिएं। दोस्तों, आज आपने इकिगाई बुक समरी के माध्यम से इकिगाई बुक के बारे में जाना। साथ ही आपने इस बुक में दीर्घायु होने और खुशहाल जिंदगी जीने के जापानी सीक्रेट के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।